माय होम इंडिया के संस्थापक श्री सुनील देवधर जी से मैं आग्रह करती हूँ कि कर्मयोगी पुरस्कार की स्थापना स्वामी विवेकानंद स्मृति पुरस्कार की शुरुआत 2024 में हम अब करते हैं। सुनील जी का जन्म और उनकी प्रारंभिक शिक्षा पुणे और मुंबई में हुई। फिर उन्होंने एमएससी बीएड मुंबई यूनिवर्सिटी से करी। 1985 में उनका संघ प्रवेश हुआ। 1988 में राष्ट्रीय तृतीय वर्ष की उन्होंने समापन किया। सुनील जी को 18 दिन के लिए कर सेवा के लिए जेल तक जाना पड़ा। 1991 में जब वो प्रचारक बने और मेघालय गए, उस समय ये सोचना नामुमकिन था कि मुंबई का कोई इंसान मेघालय भी जा सकता है। उस समय मेघालय की स्थिति आज की स्थिति से बहुत मुश्किल थी। उत्तर पूर्वी के बारे में उन्होंने बहुत सारी जानकारी ली, वहाँ की लोकल भाषा सीखी। सुनील जी 10 से 11 भाषाएं बोलते हैं और जहाँ जाते हैं वहाँ की भाषा, वहाँ का रहन सहन, खान पहन सब सीखते हैं और उन्हीं लोगों के बीच में अपना घर बनाते हैं। 2005 में सुनील जी ने माय होम इंडिया की स्थापना करी और इसका एक ही उद्देश्य था कि उत्तर पूर्वी और भारत के अन्य राज्यों के बीच में जो दूरी है उसको कम किया जाए। सपनों से अपनों तक इस कार्यक्रम के तहत जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के विक्टिम्स बच्चे थे, उनको उनके माता पिता के साथ मिलाने का काम भी किया गया। इस कार्यक्रम के तहत 3200 से भी ज्यादा बच्चों को घर भेजा गया। 2010 में सुनील जी ने भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया और उनको नॉर्थ ईस्ट संपर्क सेल का राष्ट्रीय संयोजक बनाया गया। जब हमारे प्रधानमंत्री पहली बार चुनाव लड़ने वाराणसी गए तो वहां की भागदौड़ और वहां की जिम्मेदारी 2 सुनीलों पर सौंपी गई। एक थे स्वर्गीय सुनील ओझा जी और दूसरे थे हमारे सुनील देवधर जी। हमें मालूम है उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री जी की कितनी प्रचंड जीत हुई और वहीं से एक बार नहीं 3 बार हुई। 2014 में सुनील जी प्रभारी बनाए गए त्रिपुरा प्रदेश के और त्रिपुरा का वो एक ऐसा समय था जहां पर 35 साल की वामपंथी सरकार थी। सुनील जी की मेहनत और कड़े परिश्रम के बाद ये वामपंथी सरकार खत्म हुई और भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रवादी सरकार ने शपथ ली, जो आज तक वहां पर कायम है। फिर सुनील जी को भाजपा में राष्ट्रीय मंत्री बनाया गया, आंध्र प्रदेश का सह प्रभारी बनाया गया और शायद हम सबके ये ध्यान में ज्यादा नहीं रहता है, लेकिन इस बार पहली बार आंध्र प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की बहुमत के साथ प्रचंड सरकार बनी है। महाराष्ट्र के चुनाव में भी सुनील जी का योगदान रहा। 60 कॉन्स्टिट्यूएंसीज मुंबई एंड ग्रेटर मुंबई में जिनको वीक बूथ कहा जाता था, उनकी जिम्मेदारी सुनील जी के ऊपर थी। उनका कहना तो ये है कि उन्होंने गिलहरी नामक योगदान दिया, लेकिन उनके योगदान की वजह से इन 60 में से 50 कॉन्स्टिट्यूएंसीज महायुति ने जीती है। सुनील जी कहते हैं कि एक स्वयं सेवक का पद मुक्त होना तो हो सकता है, लेकिन दायित्व मुक्त नहीं हो सकता। लेकिन मैं उनको ये कहती हूँ कि पद आते जाते हैं, लेकिन उनके जैसे नेक काम करने वाले लोगों का प्रभाव सदा के लिए रहता है। सुनील जी। मंच पर विराजमान इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और हम सबके मार्गदर्शक माननीय डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माननीय सह कार्यवाह हैं, आज के हमारे कर्मयोगी उत्सव मूर्ति डॉक्टर विश्वामित्र जी, मेघालय से आए हुए एक सेंखी लांग नाम का एक संगठन है जिसके गए 20 वर्ष से अधिक अध्यक्ष के नाते रॉबिन कुर्बा जी दायित्व निर्वहन कर रहे हैं। ऐसे रॉबिन कुर्बा जी का भी सानिध्य आज हमें मिला है। माय होम इंडिया की संस्थापक सदस्य जो मेघालय से ही है, मारियोडा पासवेट, वो भी यहाँ पर मंच पर उपस्थित है और दिल्ली और एनसीआर इकाई के माय होम इंडिया के अध्यक्ष बलदेव राज सचदेवा जी यहाँ पर है। वैसे देखेंगे तो बहुत सारे महनीय लोग सामने बैठे हैं,
मैंने डॉक्टर हर्षवर्धन जी, जो पूर्व हमारे स्वास्थ्य मंत्री थे देश के केंद्रीय, और खास करके कोविड के दरमियान भारत को नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो एक संजीवनी मिली, उसमें अथक परिश्रम करके भारत को सुरक्षित रखने का काम करने वाले में से डॉक्टर हर्षवर्धन जी भी सामने बैठे हैं। मैंने उनको कहा कि आप ऊपर आइए, लेकिन उन्होंने आने के लिए मना किया। सर्वेश टंडन जी आपको यहाँ आने के लिए बता रहे हैं, हर्षवर्धन जी आप कृपया आगे आ जाइए। तो यहाँ पर ऐसे कई सांसद सामने बैठे हैं, कई गणमान्य लोग हैं, पत्रकार हैं, जो माय होम इंडिया के स्नेह से यहाँ पर आए हैं। और निवेदन करूंगा, अगर बैठने के लिए जगह नहीं है तो सीढ़ियों पर भी बैठ सकते हैं, और बाद में और भी जगह कम पड़ी तो जो नौजवान युवा है सामने पलटी मारकर भी बैठ सकते हैं। तो आज इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित सभी साथियों का मैं यहाँ स्वागत करता हूँ। माय होम इंडिया शुरू करने का कारण क्या था? कारण, जब मैं डॉक्टर विश्वामित्र जी के साथ मेघालय में काम कर रहा था 1991 में, मैं प्रचारक के नाते गया और 8 वर्ष रहा। देश भर में पूर्वोत्तर के छात्र छात्राओं का कुछ ना कुछ कारणों से, गलतफहमियों से कुछ अपमान होता था, उनके साथ कोई भी गलत घटना घटती थी तो तुरंत उसका बहुत भयंकर बैकलैश पूर्वोत्तर में होता था। और किसी महाविद्यालय में रैगिंग हुआ, गलत है, लेकिन वो तो होता है। अब ऐसे प्रसंग में मेघालय के 2 खासी बच्चे उसको बर्दाश्त नहीं कर सके, वो वापस आ गए और वहां के खासी स्टूडेंट्स यूनियन ने एक कॉलेज में, सभी कॉलेजेस में एक पत्र प्रकाशित करके छापा, सी हाउ इंडियंस आर बिहेविंग विद वी खासी पीपल। मतलब वो ये दिखाना चाहते थे कि हम लोग भारतीय नहीं है। और वही जमाना था जब शिलोंग के रास्तों पर स्टॉप ट्रीटिंग अस लाइक एन इंडियन कॉलोनी, और वी आर खासीज बाय ब्लड, इंडियंस बाय एक्सीडेंट, या इंडियन डॉग्स गेट लॉस्ट की वॉल राइटिंग देखने को मिलती थी। उस समय मेरे ध्यान में आया कि अगर ये पूर्वोत्तर के बच्चों को पूरे देश भर में आत्मीयता का व्यवहार केवल मात्र अगर मिलता है, उनके संकट के प्रसंग में कोई उनके साथ प्रेम से खड़ा रहने वाला स्थानिक व्यक्ति मिलता है, तो उनका अपमान नहीं होगा, उनका सम्मान होगा, उनका 5-7 साल का जो भी वास्तव्य है वो सुसहाय होगा, उनको वहां रहने में कठिनाई नहीं होगी। और जब वो वापस लौटेंगे पूर्वोत्तर में, तब वो प्रखर देशभक्ति और राष्ट्रवाद के साथ जुड़े रहेंगे, न कि देश तोड़ने वालों के कैंप में भर्ती होंगे। और इसलिए माय होम इंडिया की कल्पना सूझी और तत्कालीन माननीय सर कार्यवाह, जो अभी पूजनीय सरसंघ चालक है डॉक्टर मोहनराव भागवत जी, तत्कालीन हमारे क्षेत्र प्रचारक रहे श्री कृष्ण मोतलक जी, और माय होम इंडिया के पहले अध्यक्ष विनोद बावरी जी, ऐसे सबकी एक कलकत्ता कार्यालय में बैठक हुई। उसमें ये बताया गया कि इसका उद्देश्य क्या है, और बाद में हम लोगों ने माय होम इंडिया का काम शुरू किया। 2004 में काम शुरू हुआ है, 2005 में रजिस्ट्रेशन हुआ है, 9 दिसंबर स्थापना दिवस है। मतलब आने वाले 9 दिसंबर को माय होम इंडिया 20 वर्ष पूरे करने जा रहा है। जैसे आपने देखा कि आज तक 50,000 से अधिक पूर्वोत्तर के लोगों को हमने देश भर में उनके अत्यंत कठिन और संकट के प्रसंग में सहयोग दिया है। ये 20 वर्ष में किया हुआ काम है। कोई दिवाली के समय मिजोरम के किसी डेविड को किसी कुलकर्णी के घर में बुलाया जाता है, और मुंबई का कुलकर्णी का घर, उनकी माताजी उस मिजोरम के बच्चे को अभ्यंग स्नान कराती है, तेल रगड़कर, उट्टन लगाकर, और फुलझड़ी से छोटे छोटे जब औक्षण करते हैं बच्चे, तब वो डेविड वहीं से अपने माँ को फोन लगाता है और कहता है, मॉम दिस इज द हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ माय लाइफ। मुझे पूरा भरोसा है कि ये डेविड जब वापस मिजोरम जाता है तो मिजोरम एक अलग देश है कि भावना के साथ वो सहमत नहीं होता और वो प्रखर देशभक्ति से जुड़ा रहता है। और मैं आज गर्व के साथ आपको बताता हूं कि हजारों जो युवा यहाँ से गए हैं, आज विविध संगठनों के अंदर वो दायित्व लेकर काम कर रहे हैं। कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रहे हैं, कुछ लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यवाह सहकार्यवाह बनकर काम कर रहे हैं, कुछ लोग अलग अलग पार्टियों में काम कर रहे हैं, कुछ लोग ब्यूरोक्रेट्स बने हैं, कुछ लोग पत्रकार बने हैं, कुछ लोग एकेडमिक्स बने हैं,
लेकिन उनको याद है कि जब वो संकट में कहीं बेंगलोर में थे, गुड़गांव में थे, या वाराणसी में थे, लखनऊ में थे, मुंबई में थे, तब उनको वहां पर माय होम इंडिया ने साथ दिया। कोई माय होम इंडिया के साथ फुटबॉल खेला हुआ है, कोई माय होम इंडिया के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम में नाचने का काम किया है। इस तरह से देश को जोड़ने का एक प्रयास, उत्तर पूर्व भारत को सभी देशवासियों के साथ जोड़ने का एक प्रयास है। और माय होम इंडिया नाम क्यों है, इसका कारण वहां से बहुत बड़े पैमाने पर जाने वाले बच्चे ये इंडिया शब्द से जुड़े हुए थे। बहुत सारे तो ईसाई थे, और मैंने ये वहां पर देखा कि कोई ईसाई बन गया है इसका मतलब वो एकदम वहां देशद्रोही बन गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसको प्रेम देंगे, आत्मीयता देंगे तो प्रखर राष्ट्रवाद के साथ वो जुड़ा रहता है, और जुड़े ही लोग। आपने देखा डॉक्यूमेंट्री में, ये डॉक्यूमेंट्री 3 साल पहले की है, इसलिए वो 3 साल पहले की, तो 17 साल उसमें बताया गया। साथियों, जो एक प्रसंग घटा जिसका डॉक्यूमेंट्री में उल्लेख है कि 2 छोटी छोटी बच्चियों को ट्रैफिकिंग करके मुंबई लेकर गए थे। हमें पता चला, हमने छुड़वाने के लिए गए, पता चला बहुत बड़ा षड्यंत्र है कि बच्चे जो बाल गृह में जाते हैं उनको वहां से निकालकर माँ बाप को ढूंढकर माँ बाप के पास भेजने के लिए बाल गृह के अधिकारी रिलक्टेंट रहते, वो नहीं करते हैं। इसका कारण यह है कि बच्चे अगर चले जाएंगे तो फंड्स कम हो जाएंगे, बच्चों की संख्या के अनुपात में उनको ग्रांट मिलती है, उसी अनुपात में डोनेशंस मिलते हैं, और इसलिए वो बच्चों के माँ बाप को ढूंढने का प्रयास ही नहीं करते। 18 साल के होने तक कोई चारा नहीं रहता, बच्चे वहीं रहते, माँ बाप भूलते, गांव भूलते, भाषा भूलते, सब कुछ भूल जाते हैं, और तरह तरह की नशाओं के शिकार होते हैं। और बाहर निकलने के बाद इधर लड़कियां सेक्स वर्कर्स बनती है या बच्चे गुंडे या ड्रग ट्रैफिकर बनते हैं। और इसलिए हमने उनको वहां से छुड़ाकर माँ बाप ढूंढकर उनके माँ बाप के पास सही सलामत पहुंचाने का काम शुरू किया। और आज मैं गर्व के साथ बताता हूं, 3700 से अधिक खोए हुए बच्चों को गए 12 साल में हमने सही सलामत माता पिताओं तक पहुंचाया है। आज भी अगर माय होम इंडिया का ट्विटर हैंडल अगर आप फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे रोज कोई ना कोई एक ऐसी घटना रहती है कि किसी बाल गृह से बच्चे को हमने छुड़ाया और उनके माँ बाप के पास पहुंचाया। ऐसे कई काम करते करते एक बहुत बड़ा विशाल संगठन ये बन गया है, समरसता के लिए काम करते हैं। ये डॉक्यूमेंट्री काट कूट कर 15 मिनट की बनाई, इसके ऊपर तो 2 घंटे की एक अच्छी फीचर फिल्म भी बन सकती है। इतना काम कार्यकर्ताओं के माध्यम से हुआ है। अब कई लोग हैं जिन्होंने ऐसा काम किया जिसकी हमको जानकारी नहीं है, इसलिए वन इंडिया अवार्ड का आयाम हमने 2010 में शुरू किया कि मुंबई में बुलाकर ऐसे किसी एक छुपे हुए रत्न को सबके सामने रखेंगे। तो अभी 14 वर्ष हो गए। डॉक्टर विश्वामित्र जी वन इंडिया अवार्ड का कार्यक्रम 9 दिसंबर को मुंबई में है, और उसमें मेघालय के गारो पहाड़ के डॉक्टर विद्यानिष्ठ मराक को हम इस साल का वन इंडिया अवार्ड देने वाले हैं कि जो हर्बल मेडिसिन, पारंपरिक गारो जनजाति का मेडिसिन, ऐसे पहले तो ईसाई थे, गारो ईसाई थे, लेकिन वो काली माता के भक्त बन गए, अभी काली के घोर भक्त है और प्रैक्टिसिंग वो वहां पर हर्बल मेडिसिन करते हैं, मुफ्त में दवाइयां देते घूमते हैं। और फिर उन्होंने एक हॉस्पिटल भी वहां पर शुरू किया छोटा सा। ऐसे एक छुपे हुए रत्न को हम वन इंडिया अवार्ड इस वर्ष देंगे। दिल्ली में भी अवार्ड चाहिए था देना, क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी है, लोगों को पता होना चाहिए, इसलिए हमने 2013 में कर्मयोगी अवार्ड शुरू किया। इस अवार्ड की विशेषता यह है कि काम करने का क्षेत्र पूर्वोत्तर रहना चाहिए, भले वो व्यक्ति पूर्वोत्तर का हो या बाहर से जाकर वहां पर बसा हुआ हो, जीवन वहां पर लगाया हुआ हो। तो हमने मधुकर लिमये जी को जब वन इंडिया अवार्ड दिया, वो तो अवार्ड लेने के लिए लोग तैयार नहीं होते, इन लोगों को बहुत मनाना पड़ता है, नहीं तो कहीं से संदेशा लाना पड़ता है कि आप इनको एक्सेप्ट करने के लिए बताइए अवार्ड को। तो जैसे मधुकर लिमये जी को हमने मुंबई में सम्मानित किया, वैसे यहाँ पर हम लोगों ने गत वर्ष जगदम्बा मल जी को हमने यहाँ पर सम्मानित किया था। हमने इस प्रकार से बाहर से जाकर वहां काम करने वाले डॉक्टर सुब्रमण्यम भारती कोणाले जी को हमने कर्मयोगी पुरस्कार दिया था। इस बार जब हमने डॉक्टर विश्वामित्र जी के बारे में सोचा,
तब सभी जितने पूर्वोत्तर में काम करने वाले लोग थे उनमें एक बहुत आनंद और खुशी का एक माहौल बन गया कि बहुत सही व्यक्ति का आपने चयन किया। डॉक्टर विश्वामित्र जी के बारे में मैं इसलिए अधिक नहीं बोलूंगा क्योंकि उनके ऊपर एक सुंदर 7 मिनट की डॉक्यूमेंट्री हमने बनाई है, वो डॉक्यूमेंट्री खुद आपको बताएगी। लेकिन दिल्ली जैसे शहर में अगर 1981 में अगर कोई BA MS बनता है तो आप कल्पना कीजिए आज तक वो अपना खुद का नर्सिंग होम बनाकर बहुत सुंदर प्रैक्टिस करके अच्छा खासा सेटल्ड लाइफ वो जीता था। लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक थे, प्रचारक निकलने की इच्छा हुई और उनको कहा कि चलो आप डॉक्टर है तो आप वनवासी कल्याण आश्रम के माध्यम से चिकित्सा केंद्र चलाइए। तो पहले तो जाकर बस्तर में रहे और मेघालय आए। उस समय मेघालय की परिस्थिति ऐसी थी साथियों कि जो चेहरा हमारा नॉन ट्राइबल चेहरा है, इस चेहरे को लेकर सूर्यास्त के बाद में बाहर निकलने की कोई कल्पना ही नहीं कर सकता था। कोई भी उसको देखकर आउटसाइडर को वहां डखार बोलते थे और डखार एक तिरस्कार का विषय, इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र चर्च का था और वहां से भारतवासी जो अन्य राज्य से उनको निकालने का वो षड्यंत्र था और उस षड्यंत्र में वहां के लोग फंसे हुए थे, प्रभावित हुए थे। जान पर खेलकर अपने जीवन के 33 वर्ष मेघालय में डॉक्टर विश्वामित्र जी ने लगाए हैं। कोई मामूली बात नहीं है। जान पर खेलकर घर से निकलते हैं, किस चीज के लिए निकलते हैं? दवा देने के लिए, जीवन देने के लिए निकलते हैं। कितने भयंकर प्रसंगों का उन्होंने सामना किया है। 8 वर्ष तो मैंने उनके साथ काम किया है, मैंने देखा है। और विश्वामित्र जी आज मैं निस्संदेह बताता हूं, मेघालय में आने के बाद जब भी मुझे फ्रस्ट्रेशन आया कि यहां मैं कुछ काम कर सकूंगा या नहीं, तब मैं जब आपके पास देखता था कि आप 1985 से आकर वहां पर किस तरह से हिम्मत से जनजातियों में टिके हुए हैं, आपको देखकर हम वहां पर आगे टिके। और आपको देखकर ऐसे कई बाद में से आने वाले प्रचारक या पूर्णकालीन कार्यकर्ता, मुझे तो वो भी प्रसंग याद है कि हमें जो ट्रैकर दिया था, एक बहुत बड़ा ट्रैकर, एक गाड़ी थी ना, और वो गाड़ी लेकर हम लोग घूमते थे, तो उस ट्रैकर के ब्रेक्स काट दिए थे डॉक्टर विश्वामित्र की हत्या करने के लिए। और मेघालय ऐसा सीधा नहीं है, वो तो पूरा पहाड़ी है। अब कहीं से भी निकले तो पहाड़ी पहाड़ है, घाट का रास्ता है पूरा। ईश्वर की कृपा उन पर थी और वो बच गए उसमें से। और बाद में ईश्वर का न्याय भी क्या है, जो व्यक्ति ब्रेक काटने वाला व्यक्ति था, उस व्यक्ति की उसी स्पॉट पर कुछ वर्ष बाद हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। यह ईश्वर का न्याय है। लेकिन डॉक्टर विश्वामित्र जी का ईश्वर पर भरोसा है। वो कहते कि वो करता है, हमसे करवाता है, करने वाला वो है। डॉक्टर विश्वामित्र जी एक बहुत कुशल डॉक्टर है। डायग्नोज बहुत खतरनाक है उनका, लेकिन डॉक्टर साहब का स्पष्ट बात करना सभी क्षेत्रों में कोई बात वो घुमा फिरा कर नहीं बोलेंगे, स्पष्ट बोलेंगे। वो मरीज को भी बहुत स्पष्टता से बता देते। हम बहुत मजाक करते थे, हंसते थे। मतलब डॉक्टर साहब के सामने कोई मरीज आया तो उसके गाल को हाथ लगाएंगे, इसके गाल में यहाँ कुछ गांठ बीट है, अरे इसको तो कैंसर है, तुम तो मर जाओगे, ज्यादा से ज्यादा 1 महीना जियोगे। उधर ही धाड़ 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 क्या कॉन्सिक्वेंसेस है उधर ही सामने बता डालते थे। सत्य का वो आदमी बेचारा महीने भर में चला भी जाता था। लेकिन हम डॉक्टर साहब को बोलते थे, साहब जरा आप सामने मत बोलिए, सामने वाले पेशेंट का थोड़ा सा हौसला अफजाई कीजिए। लेकिन एक्सलेंट डॉक्टर, देखिए डॉक्टर होना, कई लोग डॉक्टर होते हैं लेकिन दवाखाना सबका नहीं चलता है। एक तो समर्पण, त्याग देश के लिए, जनजातियों में जाकर खतरनाक जगह पर, और एक कार्यकुशल डॉक्टर, इफेक्टिव डॉक्टर। सुबह 7 बजे से लेकर तांता लगा हुआ रहता था पेशेंट्स का, रात को 8 बजे तक। कई समय खाना नहीं मिलता था, खाना था, खाने के लिए समय नहीं मिलता था। वहां के जनजातियों में पानी नहीं पीते थे, वर्म्स रहते थे पेट में, डांट कर उनको पानी पिलाना पड़ता था। बैठा बराबर है ना डॉक्टर, पानी पिलाना पड़ता था। दिया 1 गिलास लो पानी पियो, 1 घूंट लिया रख दिया, अरे पूरा गिलास पी लो। एक पितृवत व्यवहार जनजातियों के साथ, जनजातियों के सभी नेताओं के साथ एक आत्मीयतापूर्ण मैत्री, और उनके मन में प्रखर राष्ट्रवाद की भावना को जगाना, उनको काम करने के लिए प्रवृत्त करना, ऐसे कितनी सारी चीजें डॉक्टर विश्वामित्र जी ने की है।
बार बार कहा जाता है कि भाजपा की सरकारें पूर्वोत्तर में बनी है, लेकिन उसके पीछे दशकों से जो मेहनत चल रही है, स्वाधीनता के बाद में विविध प्रकार की संस्थाएं कर रही है। यहाँ पर शायद वी सतीश जी भी बैठे होंगे कहीं, वो ऐसे ही है। उनको मैं हमेशा, पहले तो मैंने बताया मंच पर आइए, तो मंच पर नहीं आएंगे। मैंने कहा पहले कतार में बैठिए, तो बोलेंगे चिंता मत करो, मैं बैठा हुआ रहूंगा, तुमको पता भी नहीं चलेगा। मैं अभी भी, मुझे पता नहीं वो कहाँ है, लेकिन बैठे हैं। उन्होंने भी अपने जीवन के 25 वर्ष वहां लगाए, कोई मामूली बात नहीं है। यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम का आतंकवाद चल रहा था। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने जो योगदान दिया है पूर्वोत्तर के लिए पूरे देश भर में, उसको भारत का इतिहास कभी भूलेगा नहीं। ये सारी संस्थाएं जो काम किए, और ऐसे डॉक्टर विश्वामित्र जैसे कर्मयोगी जब काम करते हैं, देखिए ऐसे बहुत सारे कर्मयोगी है पूर्वोत्तर में, सबको हम एक दिन में बुलाकर उनको सम्मानित नहीं कर सकते हैं। इसलिए प्रातिनिधिक तौर पर हमने डॉक्टर विश्वामित्र जी का आज सम्मान यहाँ पर रखा है। अब इनका सम्मान करने के लिए आएगा कौन, किसके हाथों हम देंगे? तो हमने सोचा कि व्यक्ति भी ऐसा होना चाहिए कि जो एक स्वयं कर्मयोगी होगा। और फिर डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी हम सबके सामने, अब मैं जो भी बोलूंगा उनको बिल्कुल पसंद आने वाला नहीं है, लेकिन मैं बोलूंगा, क्योंकि अब मैं तो वैसे ही थोड़ा सा ज्यादा बोलने वालों में से हूँ। भाषण अभी ज्यादा नहीं करूंगा, समाप्त करूंगा। लेकिन डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी, देखिए मैं 3 लोगों के नाम लूंगा पूर्वोत्तर को, जिन्होंने ठीक से समझा, और समझने के बाद उन्होंने वहां पर कुछ ना कुछ ऐसा किया कि जिसके कारण पूर्वोत्तर में भविष्य में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। उसमें सबसे पहला नाम जरूर स्वर्गवासी एकनाथ जी रानडे का था, जिन्होंने पूर्वोत्तर में बहुत बड़ा काम किया था। बहुत ज्यादा प्रवास वगैरह किया होगा ऐसा नहीं, समझना और नीति बनाना, और नीति बनाकर उसको इंप्लीमेंट करना जो परिणाम कारक रहेगी। कई वहां पर प्रचारक रहकर गए, बड़े अच्छे प्रचारक थे, बड़ा अच्छा योगदान उन्होंने दिया। लेकिन स्वर्गवासी सुदर्शन जी जब क्षेत्र प्रचारक के नाते वहां पर गए, उन्होंने पूरे क्षेत्र का बारीकी से अभ्यास किया। और मुझे तो याद है कि नॉर्थ ईस्ट के ऊपर किताब हमको डॉक्टर साहब पढ़ने को मिलती थी, भानु प्रताप शुक्ला जी की, व्हाट एल्स इंडियाज नॉर्थ ईस्ट। कितना बड़ा व्यक्ति था भानु प्रताप शुक्ल, और उनकी किताब नॉर्थ ईस्ट के ऊपर थी। वो फटी फटी किताब मुझे उस जमाने में मिली थी। उसके बाद में सुदर्शन जी के भाषण को पुस्तक रूप में किया गया था। वो पुस्तक ही पूरे देश भर के लिए पर्याप्त था नॉर्थ ईस्ट क्या है समझने के लिए। नीति उन्होंने बनाई, और उस नीति के कई अच्छे परिणाम है। उसमें से एक सेन खीलांगे आपके सामने बैठे हुए, आज रॉबिन कुर्बा जी अगर यहाँ बैठे हुए हैं, तो उसका कारण सुदर्शन जी जब क्षेत्र प्रचारक थे तब से लेकर जो नीतियां बनाई गई। और मैं बिल्कुल आपको स्पष्ट बात बताता हूं, डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी ये एक बहुत पढ़ने वाले और भयंकर पढ़ने वाले व्यक्ति हैं। उन्होंने जितना पढ़ा है, उनका जो बौद्धिक होता है, भाषण जो होता है, वो विद्वत्तापूर्ण ऐसे ही नहीं होता है। जो सालों से जो पढ़ा है, अभ्यास किया है, वो उनके, और जो कार्य किया है, दोनों जब इकट्ठा आता है तो उसमें से इस प्रकार का आशीर्वचन बौद्धिक निकलता है। पूर्वोत्तर को ठीक से डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी ने 2003 में वहां जाने के बाद समझा, और अनंत ऐसे काम किए हैं जो काम बताने के लिए कोई अलग बौद्धिक रखना पड़ेगा। एक छोटा सा नाम बताता हूं। कई सारे डॉक्टर्स बोलते थे कि हमें पूर्वोत्तर में कुछ करना है, तो चलो आप लोग आओ, हम वहां पर आइडेंटिफाई करेंगे जगह, और वहां पर आप आकर ऑपरेशंस करो, आप मेडिकल कैंप्स लगाओ, 8-10 दिन काम करो, 4-5 दिन घूमो और वापस जाओ। धन्वंतरी सेवा योजना अगर पूर्वोत्तर में हुई है तो डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी ने शुरू की हुई है। और मैं बताता हूं, डेफिनेटली 2003 से आज 20 साल होकर गए धन्वंतरी सेवा योजना को, यात्रा को, और 1000 से कम डॉक्टर नहीं गए होंगे पूर्वोत्तर में। और बाद में कई लोग तो बार बार जाते रहे, वो तो उनको भी पता नहीं होगा। बताने का मुद्दा ये है कि अगर डॉक्टर विश्वामित्र जी के बारे में, पूर्वोत्तर के बारे में, और कुल मिलाकर कर्मयोगी बनने के पीछे क्या रहस्य है, इसके बारे में कोई बोल सकता है और इस कर्मयोगी को कोई सम्मानित कर सकता है, तो डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी थे। और जैसे मैंने उनको पूछा कि आप आएंगे क्या, तो उन्होंने तुरंत हाँ कहा, क्योंकि डॉक्टर विश्वामित्र के ऊपर उनका निस्सीम प्रेम है।
और उनको बहुत अच्छा लगा कि डॉक्टर विश्वामित्र जी को पुरस्कार दिया जा रहा है। इसलिए आज आपके सभी के सामने ये सभी विभूतियां हैं। मैं अभी मंच छोड़ता हूं। बस मैं हमेशा एक बात बताता हूं कि इंटेंशन कितना भी अच्छा हो, भगवान किसी भी काम के पैकेजिंग कितना भी अच्छा हो, भगवान किसी भी काम के पीछे का इंटेंशन देखता है। और इंटेंशन कितना भी अच्छा हो, दुनिया जो है, समाज जो है, उसका पैकेजिंग कैसा है देखती है। तो मैं पैकेजिंग शब्द को चेंज करके प्रेजेंटेशन कहता हूं, और इसलिए ऐसा काम करने का प्रयास है माय होम इंडिया कि जिसका इंटेंशन भी अच्छा है और प्रेजेंटेशन भी युगानुकूल है। इस काम में आप सबका तन मन धन पूर्वक आपका सहयोग मुझे चाहिए, माय होम इंडिया को चाहिए। और हमारे सामने बैठे हुए शतेषु जायते शूरः सहस्रेषु च पंडितः वक्ता दश सहस्रेषु दाता भवति मानवा की उक्ति को पूरा करने वाले लोग हैं कि जैसे शूर पुरुष ये कुछ 100 लोगों में मिलता है, लेकिन ये जो शूर पुरुष हमारे सामने बैठा है ये लाखों में एक है, विश्वामित्र जैसा। सहस्रेषु च पंडितः, डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी ये हजारों में एक पंडित नहीं है, ये भी लाखों में एक है। वक्ता दश सहस्रेषु, 10,000 में एक वक्ता नहीं, ये भी लाखों में एक वक्ता है। दाता भवति मानवः, देने वाला जो है ढूंढते नहीं मिलता। विश्वामित्र जी हो या कृष्ण गोपाल जी हो, उन्होंने अपना सर्वस्व दिया हुआ है। आप सभी को प्रणाम करके मैं अपनी वाणी विराम देता हूं। तालियां बजाई जरा, भारत माता की जय की जय जयकार करेंगे। तालियां नहीं, बोले भारत माता की, बोले दोनों हाथ ऊपर रखेंगे, बोले धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की, नांगा की, रानी माँ गाइडिंदियो की, भारत माता की, माता की, माता की, बोले सोनिहाल। धन्यवाद।